हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने इस सेशन में शुरुआत करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री की। वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री की तो बच्चों ये जान है। आप में से काफ़ी लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती होगी। तो उन लोगों को अब ये टॉपिक अटेंड करने के बाद, इस टॉपिक के सारे सेशन अटेंड करने के बाद न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली पार्ट हमें न्यूमेरिकल्स में डील करना होता है कैलकुलेशंस के साथ। और यही टॉपिक है वो वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री ही वो टॉपिक है जो आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Delhi. My all India rank was 20 in IIT JAM, 76 in GATE and 29 in CC and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी का एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PA सर। जब भी आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज करते हो, वो आपसे रेफरल कोड मांगते हैं। अगर आप वहां पे PA सर कोड टाइप करोगे बच्चों, तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी अनअकैडमी की ऐप पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहाँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हाँ, उन कोर्सेज को भी अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PA सर। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है सबसे पहले, वो आता है मोल कंसेप्ट। ऑल्दो आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, बट मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में ये फील करा है कि 99% बच्चों का मोल कंसेप्ट वीक होता है। इसलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं मोल कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट, अगर मोल कंसेप्ट की बात की जाए, तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कुछ यूनिट्स, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे डजन, हम लोग डजन बोलते हैं 12 को, है ना। क्विंटल बोलते हैं हम लोग 100 kgs को। टन बोलते हैं 1000 kgs को बच्चों। पाव बोलते हैं 250 ग्राम को। और तोला बोलते हैं 10 ग्राम को। तो बात बड़ी सिंपल है बच्चों, बात बड़ी सिंपल है। जैसे जैसे 12 का मतलब होता है डजन, जैसे डजन का मतलब होता है 12, 12 को हम लोग डजन कह देते हैं। सिमिलरली 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एंटिटीज को हम लोग एक मोल कहते हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? जैसे 12 क्वांटिटी को डजन कहते हैं, सिमिलरली 6.022 इंटू 10⁻23 चीजों को हम लोग बच्चों एक मोल कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि 12 जो क्वांटिटी है, 12 ये जो क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी है। ये एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। इसका आपका डे टू डे लाइफ में इससे आपका आमना सामना होता रहता है। बट ये जो क्वांटिटी है 6.022 10 की पावर 23, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 12 तो जब आप लोग बनानास खरीदते हो या फ्रूट्स खरीदते हो, आप क्या दोगे? 12 दे दो, 1 डजन कर दो, है ना। बट ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इतनी क्वांटिटी में हम कुछ भी नहीं खरीदते, इसलिए आप इससे फेमिलियर नहीं हो। हाँ, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर जरूर होते हैं, बट नॉर्मली आम आदमी इस मोल से फेमिलियर नहीं होता। इसलिए हमें ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, बट बिल्कुल सिंपल बात है। देखो, मोल की जो IUPAC की डेफिनेशन है वो अलग है, मैं आपको वो ही बताऊंगा। बट अभी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो।
जैसे 12 का मतलब होता है डजन, सिमिलरली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज को हम लोग एक मोल कहते हैं। इतने आलूओं को एक मोल आलू कहा जाएगा, इतनी गाजर को एक मोल गाजर कहा जाएगा, इतने टमाटर को एक मोल टमाटर कहा जाएगा, इतने नींबुओं को एक मोल नींबू कहा जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स एक मोल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, इतने एटम्स एक मोल एटम्स कहलाएंगे, इतने ही आयंस एक मोल आयंस कहलाएंगे। ओके, तो बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे 12 का मतलब होता है डजन, वैसे ही मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 चीजें। ओके, तो बच्चों देखो, इन सेशंस में मैंने आपको जो भी सेशंस प्लान करे हैं ये थोड़े से काइंड ऑफ रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो इन सेशंस में बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले ये पूरा सेशन में अटेंड करना है। मैं डेली आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का सेशन लूंगा बच्चों, मंडे टू सैटरडे डेली 45 मिनट्स के हमारे सेशंस होंगे। ये सेशंस थोड़े से प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इन सेशंस को पूरा अटेंड करना है, ठीक? पूरा, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन साइड में रख दो, पहले इस सेशन को पूरा अटेंड करो, फिर दोबारा इस सेशन को दोबारा अटेंड करना और फिर अपने नोट्स बनाना। ओके, सबको बात क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये जो सेशंस आपके हो रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के, ये काइंड ऑफ अ प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं। आपको ये सेशन पहले लाइव अटेंड करना है, ठीक है? और सेशन पूरा अटेंड करने के बाद फिर जब आपको टाइम मिले नेक्स्ट सेशन से पहले आपको इन सेशंस के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? तो सेशन के दौरान आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक। तो ये बात तो हमने समझ ली कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज को हम लोग एक मोल कहने वाले हैं, राइट? अब एक बात मन में क्या आती है कि इतनी अटपटी फिगर को, इतनी अटपटी वैल्यू को एक मोल क्यों माना? अगली बात जो हमारे मन में आती है बच्चों, ये आती है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये तो बड़ी अटपटी सी वैल्यू है ना, तो हमने इतनी अटपटी वैल्यू को एक मोल क्यों माना? आखिरकार इस अटपटी वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे आपसे मैं ये कहूं कि ऑलरेडी वेट की हमारे पास यूनिट्स ग्राम और केजी था, ग्राम केजी ऑलरेडी यूनिट्स थे हमारे वेट के, तब भी हम लोगों ने क्विंटल, टन, पाव, तोला को क्यों इंट्रोड्यूस करा? क्यों? क्योंकि क्विंटल, जब हम लोग वीट अनाज वगैरह खरीदते हैं तो क्विंटल्स में लेना उसको हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। जब हम लोग लोहा खरीदते हैं, राइट, तो उनको टन्स के भाव खरीदना हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है जब लोग ब्रिजेस वगैरह बनाने होते हैं, राइट? जब हम लोग बच्चे धनिया खरीदते हैं, अदरक खरीदते हैं, पाव के हिसाब से खरीदना हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। सोना खरीदना तोला के हिसाब से कन्वीनियंट रहता है। अब सपोज करो आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, आपने उनसे पूछा कि भाई सोने का भाव क्या है, वो बोलने आपको 50 lakhs पर केजी, तो सुनते ही झटका ही लगेगा, 50 लाख मैं कहां से लाऊंगा? ऑल दो लेना हमें 10 ग्राम है, सोना हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर पहनने के लिए खरीदते हैं ना, तो हम 10 ग्राम 20 ग्राम तो पहनेंगे, कोई 1 किलो 2 किलो सोने की चेन तो गले में डाल लेंगे बच्चों। बात समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बड़ा सिंपल है कि 10 ग्राम्स में डील करना विल बी कन्वीनियंट फॉर गोल्ड, 250 ग्राम में डील करना विल बी कन्वीनियंट फॉर धनिया एंड अदरक, 1000 kgs में डील करना विल बी गुड फॉर कन्वीनियंट फॉर लोहा, एंड 100 kgs में डील करना विल बी कन्वीनियंट इफ वी आर गोइंग टू बाय व्हीट एंड ऑल। ओके, तो बच्चों इस स्लाइड में दो बातें काम की थी। एक तो ये कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज को हम लोग एक मोल कहते हैं। दूसरी बात समझने योग्य यह है कि आखिरकार इस अटपटी वैल्यू को ही एक मोल क्यों माना। तो चलिए बात को समझते हैं कि आखिरकार इस अटपटी वैल्यू के साथ क्या कन्वीनियंस है, क्या खास बात इस अटपटी वैल्यू के साथ जुड़ी हुई है जिस वजह से हमने इस क्वांटिटी को एक मोल माना। तो चलिए बच्चों इस बारे में बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझना पड़ेगा। आप इससे फेमिलियर हो मैं जानता हूं, और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं दोनों की स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूं एक बार। देखिए पहली स्टेटमेंट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड।
ये कहता है कि मास तो ना तो आप बना सकते हो ना ही मास खत्म कर सकते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना रिएक्टेंट्स का मास रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास प्रोड्यूस होगा। जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। तो इस रिएक्शन में अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम, सॉरी, अगर 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, है ना, और 2 मोल क्या बनेगा, पानी। ये बात तो आप सब जानते हो, ये चीज तो आप सभी को पता है ना। तो 2 मोल्स का वेट कितना होगा, 4 ग्राम। 1 मोल का वेट कितना होगा, 32 ग्राम। 2 का वेट कितना होगा, 36 ग्राम। अर्थात जितना मास ये रिएक्ट करा ऐड कर लो बराबर आएगा इसके। तो बच्चों ध्यान से देखो एक बार, सब लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो। किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स का मास रिएक्टेड बराबर होता है प्रोडक्ट के मास प्रोड्यूस के। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो ये कहता है एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को भी आप ना तो पैदा कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये तो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। ये दोनों ही लॉज बच्चों, ये दोनों ही लॉज आपने बचपन में पढ़ रखे हैं। मैं नहीं समझता इन दोनों लॉज में से किसी लॉ में आपको दिक्कत होगी। ठीक, आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है तो बोल दो भाई, आगे बढ़े ना। ठीक है, अब बच्चों जो अगली चीज है वो ये है नोट। नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ दीज अबव टू लॉज, ये वाला लॉ भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों लॉ ही यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर प्रोसेस बाउंड है इन्हें फॉलो करने के लिए। हाँ, 99.99% प्रोसेस में ये दोनों लॉ फॉलो होते हैं, बट हर प्रोसेस इनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान से देखो बच्चों। बोथ ऑफ द अबव टू लॉज आर नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये दोनों यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दैट इज देयर आर सम प्रोसेस या रिएक्शंस इन विच लॉ ऑफ दीज लॉज आर नॉट वैलिड। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जितना मास रिएक्ट करता है उससे कम मास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास इज अ यूनिवर्सल लॉ। मैंने क्या बोला, ये दोनों लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें मास रिएक्ट ज्यादा करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कम होता है। ठीक, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो एक्चुअली में लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। एनर्जी और मास का सम क्या है हमारा, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी और मास एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट ही गेव एनर्जी मास रिलेशनशिप with the help of which we can calculate equivalence of mass into energy। अर्थात बच्चों मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों ही लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक, इनफैक्ट आइंस्टाइन ने तो ये कहा था कि एनर्जी और मास एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और आइंस्टाइन ने रिलेशन भी दिया, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। जितना भी मास कन्वर्ट होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, E बराबर एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने कहा जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उससे कन्वर्ट होके बनने वाली एनर्जी निकालनी हो तो यू कैन यूज दिस रिलेशन, E बराबर एम सी स्क्वायर, है ना। तो बच्चों बात सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों ही लॉ हमारे यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। किसी भी प्रोसेस से पहले एनर्जी और मास का सम, और किसी भी प्रोसेस के बाद एनर्जी और मास का सम आपस में बराबर होता है ना। और एनर्जी और मास को इक्वेट करने के लिए हम E बराबर mc स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो दिस इज द रिलेशन E बराबर mc² जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी जो आपको निकालनी होगी, मास क्या है, कितना मास कन्वर्ट हुआ, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, या आपको एनर्जी से मास निकालना हो वो भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने आप लोगों के लिए बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करा है, कैलकुलेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 kg ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। जब 50 kg मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये निकालना है। तो मास की जगह आपने पुट कर दिया 50, c² करा, ये आ गया। क्योंकि आपने सारी वैल्यूज SI में पुट करी हैं तो एनर्जी भी किसे मिलेगी आपको, SI में। तो देखो 1 kg मास, हार्डली 1 kg, सॉरी 50 kg मास, 50 kg मास से बनने वाली एनर्जी कितनी है बच्चों, 4.5 10 की पावर 18 जूल। ये वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बच्चों बहुत बहुत बड़ी है, अर्थात बहुत कम मास, अर्थात बच्चों बहुत कम मास भी जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो बच्चों एक बार आप लोग अभी तक मैंने जो कुछ सिखाया, ये स्लाइड देखो, यहाँ दो बात सीखी थे हम लोगों ने कि 6.022 इंटू 10 के बाद 23 एंटिटीज को हम लोग मोल बोलते हैं। और अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार 6.022 इंटू 10 के बाद 23 को एक मोल क्यों माना गया। इसके लिए पहले हम लोगों ने बात करी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, फिर हम लोगों ने बात करी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, है ना। फिर हम लोगों ने एनर्जी और मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास देखा, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। देखो बच्चों होता क्या है, जब भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जब भी बच्चों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अपने मास का कुछ हिस्सा खो देते हैं। ये देखो इतना हिस्सा गायब हो गया। जब भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर मास न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो अपने मास का बच्चों कुछ हिस्सा खो देते हैं। क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि क्योंकि बेटा जी न्यूक्लियस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। ये भी ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल, ये भी ना ही अट्रैक्ट ना ही रिपेल, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। बट ये दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी हमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, रिपल्सिव फोर्सेस। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, रिपल्सिव फोर्सेस। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस की दिख रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बच्चों नहीं दिख रही, राइट। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे तो फिर बच्चों न्यूक्लियस स्टेबल हो नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए कुछ फोर्सेस जनरेट करनी पड़ती हैं। तो वो क्या करता है, पहले बाइंडिंग एनर्जी अपना मास खर्च करके, जितना मास में लॉस आया उससे प्रोड्यूस करता है एनर्जी, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्सेस होती हैं वो कहलाती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस ही दिख रही हैं। तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करने के लिए न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, जब वो मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तब कुछ मास खो देते हैं अपना, उस मास से कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्सेस होती हैं वो कहलाती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स, एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बहुत ज़्यादा, बहुत कम रेंज में अगर पार्टिकल्स हैं डिस्टेंस की तो ही ये लगती है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है नेचर में। ओके, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मिलके बच्चों न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये अपने मास का कुछ हिस्सा खो देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये लॉस जो होता है मास में, अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ये लॉस जो होता है मास में, ये इनके मास का 0.7% होता है। हर न्यूक्लियन अप्रॉक्सीमेटली 0.7% मास लूज करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और उस मास से बनती है एनर्जी। जैसे कि हम सीख ही चुके हैं कि बहुत कम मास भी कन्वर्ट होकर एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस 0.7% मास की वजह से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो नीचे देखते हैं,
Therefore mass of न्यूक्लियॉन्स इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नॉट सेम। इस वजह से इनका मास अंदर बाहर सेम नहीं होता। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाहर वाले मास को हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं और एमपी और एमएन से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूक्लियस के जो अंदर वाला मास है वो कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आजकल हम लोग यूनिफाइड मास से भी सिंबलाइज करने लगे हैं, ठीक है। और 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन का 99.3%, ठीक है भाई। जो अंदर वाला मास है, अंदर वाला मास जो है वो बाहर वाले मास का 99.3% ही तो होगा, 0.7% तो लूज हो गया ना, इसलिए मैंने 0.993 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी, ये आ गया मास डिफेक्ट, ये हो गया c², है ना। सब लोग बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग इस स्लाइड को ध्यान से देखो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बच्चों पूछो। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट, दिक्कत, समस्या हो तो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, एटम जो है, एटम की अगर बात करें, अभी तक हमने इस बात को समझ लिया ना कि बाइंडिंग एनर्जी की लिबरेट करने के लिए मास कम होता है ना। तो अगर एटम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों इतना। प्रोटॉन पे चार्ज होता है इतना, प्रोटॉन का मास होता है बच्चों इतना। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 और मास होता है इतना। तो यहाँ देखने में आपको लगेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, बट ये वैल्यू 1.67 समथिंग समथिंग होती है। एक्चुअल में मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, बहुत स्लाइटली। ओके, ठीक। तो बच्चों ये डाटा आप लोगों को पहले से पता है, ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। फिर हम किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं AXZ से। यहाँ पे A क्या है, मास नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। मास नंबर का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बच्चों मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिए एक बार, इस स्लाइड में इस लाइन से ऊपर की बात ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी। ओके, ठीक। अब हम काम की बात देखें अगर, तो मास ऑफ वन एटम, नीचे देखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसलिए हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट, क्योंकि उसको ऐड करें या ना करें बच्चों कुछ खास फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से मैंने मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लिया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, ये आ गया NP प्लस NN, और इनटू में मैंने 0.993 भी लगा दिया क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन तो बाहर वाला है और एटम की मास की बात कर रहे हैं तो वो अंदर वाला चाहिए हम लोग को, इनटू 0.993 भी मैंने कर दिया। यहाँ पे नहीं किया था 0.993 से मल्टीप्लाई क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता, कायदे मुझे यही कर देना चाहिए था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैंने MP और MN में से, क्योंकि दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है तो मैंने इसको MP मान लिया, ठीक, और NP और NN को कॉमन ले लिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं बच्चों, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास क्या होगा, A, यही वैल्यू हमारी A कहलाती है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 0.993। यहाँ अगर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 0.993। बच्चों आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने 0.993 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। घबराइए मत, हम लोग बात कर रहे हैं एटम के मास की। एटम के मास के लिए चाहिए न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस के मास के लिए मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का 0.7% कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0.7% तो लूज हो गया। ये जो मास की वैल्यू है बच्चों, ये जो मास की वैल्यू है ये तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर वाला है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो उसका 99.3% होगा ना, तो इसलिए 0.993 से मल्टीप्लाई करा है जिससे कि हमें न्यूक्लियस के अंदर का मास मिल जाए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमें एटम का मास निकालना है ना, और न्यूक्लियस का मास सही तो एटम का मास आएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो एक बार सब लोग यहाँ देखें,
एक बार सब लोग यहाँ देखें, ये क्या है, मास ऑफ एन एटम बराबर इस वैल्यू के। एक बार सब लोग इसे ध्यान से देखो, 2 मिनट लगाओ, देखो, सोचो, समझो, और अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बेसिकली बच्चों, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी एटम का मास बराबर होता है इस वैल्यू के। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। जैसे प्रोटियम के लिए ए हो गया 1, ड्यूटेरियम के लिए 2, ट्रिटियम के लिए 3, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, राइट। और ये जो वैल्यू है ये हर बार क्या रहेगी, कॉमन। तो यहां से बच्चों इस डाटा को ध्यान से देखो, यहां देख के आप ये बात कह सकते हो कि किसी भी एटम का मास, किसी भी आइसोटोप का मास इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां ये चीज देख के आप कह सकते हो कि किसी भी आइसोटोप का मास इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसलिए हमने इसे एटॉमिक मास यूनिट कंसिडर कर लिया, बिकॉज किसी भी एटम का मास बच्चों, किसी भी एटम का मास इस यूनिट मास का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है। सो नाउअडेज मैंने यहाँ लिखा भी है, नाउअडेज वी यूज यूनिफाइड मास सिंबल यू इन प्लेस ऑफ एएमयू, है ना। और एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मास की बात करूं तो यहां से क्या रहेगा, ए यू पर एटम। बात को समझते हैं, बात को बच्चों ध्यान से समझते हैं। यहां से मैंने लिखा था मास ऑफ 1 एटम, ठीक है बच्चों। यहां बच्चों मैंने मास ऑफ 1 एटम लिखा था, इसमें कोई दिक्कत भाई? किसी भी एटम का मास बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू मैंने लेट कर दी, है ना। और यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ से ये आ गया, और यहाँ मैंने इसकी जगह लिख दिया ए इंटू एम पी। फिर मेरे को धन आया, ये तो जो प्रोटॉन का मास है तो बाहर वाला है, अंदर वाले के लिए इसका 99.3% निकाल दिया। ओके बच्चों, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास a इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 0.993 होता है। फिर मुझे ये दिख रहा है कि हर एटम का मास इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए मैंने इस वैल्यू को मान लिया AMU, जिसको आजकल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं एटम का मास, एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो मैं, तो AU पर एटम आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अर्थात बच्चों इस बात का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे कार्बन का मास बताना है, कार्बन का एटॉमिक मास, तो इट विल बी 12U पर एटम। मुझे बताना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इट विल बी 16, ए की वैल्यू 16U पर एटम। तो ऐसे बच्चों हम लोग एटम्स के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक। ओके, बट बच्चों इतना कर लेने के बाद, इतनी बात के बाद हमें रियलाइजेशन हुआ कि ये जो एटम्स के मास हैं, अब बच्चों बहुत काम की बात शुरू होने जा रही है। होने जा रही है। यहाँ तक इस लाइन के ऊपर, इस स्लाइड में 2 काम की बातें थी। एक तो ये कि हमने 0.993 से मल्टीप्लाई क्यों करा। 0.993 से मल्टीप्लाई करने के पीछे पर्पस हमारा ये था कि हम इसका 99.3% निकालना चाहते थे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जो उसका मास होगा वो बाहर वाले मास के 99.3% होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने इसे U कैसे लिख दिया, U पर एटम कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि हमने ये देखा कि ये बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, किसी भी एटम का मास इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसलिए हमने इतनी वैल्यू को, इस यूनिट ऑफ मास को हमने U मान लिया, इसलिए यहां से U पर एटम आ गया। अब बच्चों ये पूरी वैल्यू देखने के बाद हमें रिलेशन ये हुआ कि जो हमारे एटम्स के मास होते हैं, एटॉमिक मास जो होते हैं, वो बहुत 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 और बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻24 ग्राम के रेंज में होते हैं। और इतनी छोटी अमाउंट ऑफ वेट का
इतने छोटे अमाउंट ऑफ वेट का हमारे लिए मेजरमेंट ले पाना क्या है, इम्पॉसिबल। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ देख के हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि एटम्स के मास क्या होते हैं, बहुत बहुत कम। इतने छोटे मास का हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमें नीड ये हुई कि हम लोग एक बड़ी क्वांटिटी ऑफ ग्रुप ऑफ बेसिकली हमें नीड ये हुई कि हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स को डिफाइन कर दें जिसका मास हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होती है एक 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O। अब मैं ये तो कह ही नहीं सकता ना बच्चों कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल H2O के बनाएंगे। बात तो ठीक है, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा ना बच्चों। 2 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन का वेट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट करके अपने कंटेनर में ले लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो? तो अपनी डीलिंग करने के लिए हमें ये नीड अराइज हुई कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ एटम्स डिफाइन कर दें जिन ग्रुप ऑफ एटम्स का हमारे लिए मास तोलने योग्य हो। जैसे सपोज करो उसका नाम रखा टिंकू, उस ग्रुप का नाम रखा मैं टिंकू, और उस टिंकू का मास हमारे लिए तोलने योग्य है। तो मैं आपसे ये कह पाऊंगा ना कि 2 टिंकू हाइड्रोजन 1 टिंकू ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 टिंकू पानी के बनाता है, और टिंकू हम लोग नाप सकते हैं। टिंकू एक बड़ी क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब हमने सारी कैलकुलेशंस करी तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि एटम्स के मास बहुत बहुत छोटे होते हैं। हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे डीलिंग नहीं कर सकते। बच्चों देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये लेक्चर्स आपको 2 बार देखने हैं, पहले समझना है, फिर आपको रिकॉर्ड देख के कॉपी करना है, ठीक है? तो अभी समझने पर ध्यान दो, लिखने के लिए आपके पास बहुत समय है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से कि जैसे ही हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास देखे तो हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि एटम्स के मास और मॉलिक्यूल्स के मास बहुत छोटे होते हैं। हम लोग इनमें डीलिंग नहीं कर सकते, हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे डीलिंग नहीं कर सकते। हमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन करने की जरूरत है जिसका मास हमारे लिए तोलने योग्य हो। तो वो हमने कैसे डिफाइन करा? हमने लिखा मास ऑफ एक्स एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक्स एटम्स का मास क्या होगा? एक एटम का मास इंटू एक्स, राइट? अब मैं ये चाहता हूं बच्चों, कि इस x को मैं ऐसे एडजस्ट करूं, इस x की वैल्यू ऐसी हो कि ये पूरी वैल्यू क्या हो रहा है मेरे लिए सिग्निफिकेंट, ये तोलने योग्य हो जाए, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, और अटपटी भी ना रहे। तो इस वैल्यू को अटपटा कर रहा है ये 1.67 और 0.993, ये अटपटा कर रहा है और ये छोटा कर रहा है। ये फ्रैक्शंस की वैल्यूज इसको अटपटा कर रही हैं और 10 की पावर -20 को छोटा कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने रफ में 1.67 10 की पावर -24 0.993 इंटू एक्स पर रखा 1, यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.022 10 की पावर 23 आई। अर्थात बच्चों इसका मतलब यह है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास 1 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कट के करेगी 1, ये पूरी वैल्यू तो करेगी 1, है ना? तो 1 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों बात को समझो, क्योंकि ये वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 आई, इसलिए हमने इस क्वांटिटी को, इसलिए हमने इतने एटम्स को क्या माना, 1 मोल। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि मास ऑफ इतने एटम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास, क्योंकि यही क्वांटिटी क्या है हमारी, मोल, बराबर हो गया 1 ग्राम पर मोल। बात को फिर से समझो, कार्बन, अगर मैं कार्बन की बात करूं बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 U पर एटम, और कार्बन का ही मोलर मास, उसके 1 मोल का मास क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल।
तो बात को समझो, हमने 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज को ही एक मोल इस वजह से माना है क्योंकि इतने एटम्स का मास 1 ग्राम आता है। बात समझ रहे हो? तो ये अटपटी वैल्यू, इतनी अटपटी वैल्यू के पीछे, इस अटपटी वैल्यू को 1 मोल मानने के पीछे हमारा कन्वीनियंस ये था बच्चों कि इस वैल्यू को 1 मोल मानने से इतने एटम्स का मास हमारे एटॉमिक मास के बराबर ही आता है, बस यूनिट्स यू की जगह ग्राम हो जाती हैं। इतने एटम्स का मास हमारे लिए तोलने योग्य है, इसलिए हमने इसे एक ग्रुप ऑफ एटम्स में डिफाइन कर दिया। ठीक, तो बच्चों आगे की बात 2 मिनट रुक के करेंगे। आप लोगों को मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूं, एक बार आप देख लो। यह है आज की पहली स्लाइड, आप लोगों के सामने यह है बच्चों आज की पहली स्लाइड। इसे ध्यान से देखो, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक, यहां इस स्लाइड में बच्चों जानने योग्य 2 बातें थी। एक तो ये कि 6.022 इंटू 10⁻23 चीज़ों को हम लोग एक मोल कहते हैं। दूसरी बात जानने योग्य ये थी कि आखिरकार हमने इसी को एक मोल क्यों माना। उसके पीछे हमारा कन्वीनियंस है, क्योंकि इतने एटम्स का मास उसके मास नंबर के बराबर आता है ग्राम में, इसलिए हमने इतने एटम्स को एक मोल माना। फिर यहाँ पे हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। हमने सीखा था ये दोनों ही लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी यूनिवर्सल लॉ है, अर्थात एनर्जी मास आपस में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए रिलेशन है हमारे पास E बराबर mc²। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा जिसमें हम लोगों ने मास से एनर्जी को बनाया। यहाँ हमने इस बात को समझा कि बहुत कम मास भी जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी को समझा कि जब न्यूक्लियस मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो अपने मास का कुछ हिस्सा खो देते हैं, जिस मास के बदले एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी कहलाती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी, और वो खोया हुआ मास कहलाता है हमारा मास इफेक्ट। ओके बच्चों, फिर हम लोगों ने एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सबके मासेस की बात करी, है ना। फिर हम लोगों ने एटम के मास की बात करी। यहाँ से हम लोगों ने एटम के मास को ये लिखा। यहाँ आके हमने ये देखा कि इस वैल्यू का तो हमेशा ही क्या रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल, इसलिए इसे क्या मान लिया, AMU, जिसे आजकल क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफाइड मास। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिरकार इतनी क्वांटिटी को ही एक मोल क्यों माना था हम लोगों ने, क्योंकि इतनी क्वांटिटी का जो मास है वो A के बराबर आता है। इतनी क्वांटिटी का मास अटपटा भी नहीं है, इतनी क्वांटिटी का मास तोलने योग्य भी है, इसलिए हमने इतनी क्वांटिटी को एक मोल कह दिया। और इस नंबर को 6.022 10⁻23 नंबर को हम लोग अवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों एक बार इस पूरी स्लाइड को मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है। आप इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देख लो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, टेक 2 मिनट्स। इस स्लाइड को बच्चों प्रॉपरली ध्यान से देखो, और अगर बात क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख के भेजो। सब लोग ध्यान से देखो, एकदम बहुत ध्यान से। ये मैंने पीछे से कैरी करा है, राइट। बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोग ध्यान से देखो। टेक योर टाइम, लुक एट इट केयरफुली। सब लोग इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखें। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम से देखो आप लोग। पहले यहां देखना है, फिर इस बात को समझना है, फिर इस बात को, फिर इस बात को, और फिर इस बात को। बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बोलिए, बेझिझक बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों यहाँ देखो, एटॉमिक और यहाँ पे देखिए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी स्पीशीज, जब हम लोग एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो ए के बराबर होता है, यूनिट्स होती हैं यू, और मोलर मास किसी भी स्पीशीज के एक मोल का मास भी ए के बराबर होता है, लेकिन यूनिट्स होती हैं ग्राम। तो ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि किसी भी जैसे H2 की बात करें, हम लोग H2 की बात करें तो इसका एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 18 U, बट इसके एक मोल का मास होता है 18 ग्राम। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान देने की ये है कि ये बात हमने देखी थी 1.67 10⁻24 इंटू 0.993 ग्राम हमारा 1 U के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम को हम लोग इतना ये करके इसके बराबर ले सकते हैं, अर्थात सिंपल है बच्चों, ये देखो ध्यान से देखो, इट इज़ क्वाइट सिंपल, कोई लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। एक तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, समझने होगी, है ना, ये कोई लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। दूसरी बात समझने होगी ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम बच्चों 1 ग्राम NaU के बराबर होते हैं, मतलब अवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022, तो उसके बाद 23 न्यूक्लियॉन्स का वेट 1 ग्राम होता है। इस बात का तात्पर्य क्या है, दैट 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन भी न्यूक्लियन होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन होता है, ठीक है, का वेट, इनका वेट क्या होगा, 1 ग्राम। ठीक, दूसरी बात, तीसरी बात, इनफैक्ट तीसरी बात बच्चों ये कि ग्राम एटम कभी कभी लिखा मिल जाता है हम लोगों को, वैसे BSc लेवल पे ये टर्म से हमारा आमना सामना नहीं होता, 11-12 लेवल पे हो जाता है। ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम के, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोल्स, ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ आयंस, ठीक है। तो मोल, ये मोल नामक शब्द इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग इनको ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस कहा करते थे। अब मोल टर्म से हम लोग फैमिलियर हो गए, तो इसलिए मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल ऑफ आयंस से हम लोग इनको सिंबलाइज करते हैं। तो सब लोग एक बार इस स्लाइड को भी ध्यान से देख लो, सब लोग इस स्लाइड को भी ध्यान से देख लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बक्सा इंपॉर्टेंट है, और ये बक्सा भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसे फटाफट देख लो, ठीक है। फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे और कन्वर्जन ऑफ मोल वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक का इस सेशन में अभी तक की बातें बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक, स्पेशली ये बात और ये बात। आप लोग ध्यान से देखो, 2 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोग ध्यान से देखो, फिर हम लोग इंटर कन्वर्जेंस की बात करके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बच्चों बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी तक मैंने जो कुछ सिखाया वो सब मन ही मन रिवाइज करो, कोई दिक्कत मन में रहे ना, किसी भी हाल में मन में बच्चों कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। हमने अभी तक जो कुछ सीखा है उसे मन ही मन रिवाइज करें। 2 मिनट है आप लोगों के पास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ मोल, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो बच्चों ये स्लाइड जो है ये आज की लास्ट स्लाइड होगी, ठीक है। इसको समझ लेने का मतलब है कि आज का काम पूरा हो गया, बाकी बातें बच्चों फिर कल करेंगे हम लोग सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर 2 डजन बनानास हैं, 2 डजन बनानास हैं, एक्चुअल में कितने केले हैं, 24। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके 12 से, और 24 के लिए मतलब कितने डजन, 2। कैसे निकाला, डिवाइड करके 12 से। तो पॉइंट क्या है बच्चों,
जैसे मोल, मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 एंटिटीज। तो आपको किसी क्वांटिटी के मोल गिवन हो और आपको मोल से नंबर बनाना हो, ठीक है, ये बेटा उल्टा लिख गया है। मोल से नंबर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर से मोल के लिए डिवाइड, ये गलती से उल्टा हो गया है, ठीक है। ओके, तो मोल से अगर आपको नंबर में कन्वर्जन करना है तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर Na, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na विल गिव यू नंबर, ठीक है। सिमिलरली मोल से अगर बनाना है वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से 22.4 लीटर से, जो कि एसटीपी का मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। तो मोल्स से बनाना है वॉल्यूम तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर वॉल्यूम से, इट विल गिव यू दिस थिंग। तो बच्चों इसको ऐसे देखो, यहाँ देखो, नंबर से मोल बनाना हो तो नंबर को डिवाइड करो Na से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करो पार्टिकल्स इन वन मोल से, यू विल गेट मोल। सिमिलरली वेट से मोल बनाना है तो टोटल वेट को डिवाइड करो वेट ऑफ वन मोल से, यू विल गेट मोल। वॉल्यूम से बनाना है मोलर वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम से, वॉल्यूम से बनाना है मोल तो टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम से, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज़ क्वाइट ईजी, ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है। इसे ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, जब भी मोल से दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मोल से दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मोल की तरफ आओगे तो डिवाइड करोगे, मोल से दूर जाते समय मल्टीप्लाई, मोल की तरफ आते समय डिवाइड, ठीक। और ये सिंपल है, जैसे आप डजन से नंबर, नंबर से डजन बनाते हो ना, वैसे सेम केस यहाँ करना है आपको। ओके, तो ये सारे, एक और बच्चों यहाँ देखो, दिस इज इनटू एंड दिस इज डिवाइड। अब सपोज करो आपको नंबर से मास बनाना है, आपको नंबर पता है पार्टिकल्स के और आपको उनका मास निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, नंबर से मास की तरफ जाओ, नंबर से मास की तरफ जाते समय डिवाइड करना पड़ेगा Na से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर वेट से, यू विल गेट नंबर से मास। या जैसे आपको वॉल्यूम से नंबर निकालना है तो वॉल्यूम से जाना है नंबर की तरफ, वॉल्यूम से जाना है नंबर की तरफ, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम से, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। इट इज सिंपल। ध्यान से देखो बच्चों से, ध्यान से देखो, इस पूरी टेबल को, पूरे चार्ट को ध्यान से देखो, और मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इतने को याद कर लो, इतने को याद कर लो। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों, यू विल हैव 2 मिनट्स, इसे ध्यान से देखो, इसे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आपको कहीं से भी कहीं जाना हो, पहले तो इस बात को समझो, पहले तो इस बात को समझो, मोल से दूर जाते समय मल्टीप्लाई करना है, मोल के तरफ आते समय डिवाइड करना है, डिवाइड, मोल की तरफ आ रहे हैं डिवाइड, मोल की तरफ आ रहे हैं डिवाइड, मोल से दूर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, मोल से दूर तो मल्टीप्लाई, मोल से दूर तो मल्टीप्लाई। फिर कहीं से भी कहीं जाना है, कहीं से भी कहीं जाना हो तो आप सीक्वेंस को फॉलो कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली बच्चों आप लोगों को आज मैंने मोल से नंबर, नंबर से मोल, मोल से वेट, वेट से मोल, मोल से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मोल बनाना सिखा दिए। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखा गया है, तो ये सारे फॉर्मूले बन गए हैं। मेरी राय में आप इसी को याद कर लो, ठीक है। इन क्वांटिटीज मोल, नंबर, वेट और वॉल्यूम, इन क्वांटिटीज में से जिन दो को भी आपको आपस में रिलेट करना हो, उन दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट करके आंसर निकाल लेना। ओके बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर यहाँ देखो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ठीक है। इस क्वांटिटी, आप सिर्फ ये सीक्वेंस याद कर लो, इन चारों में से किन्हीं भी दो को इक्वेट करना हो डायरेक्टली, जैसे आपको मोल्स, आपको नंबर ऑफ वेट करना है, नंबर से वेट बनाना है, तो नंबर अपॉन Na बराबर कर देना वेट अपॉन मोलर वेट, आंसर आ जाएगा। ये पता है, ये तो पता ही होता है हमें, ये पता होगा, ये निकाल लेंगे हम लोग। ओके,
तो बच्चों आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक, कल हम लोग इसी सेट से शुरुआत करेंगे दोबारा। ठीक है, तो आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेक्चर्स बच्चों मिस नहीं करने हैं, वॉल्यूमेट्रिक का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चिंता मत करना, आप लोगों के लिए मैं डाउट सेशन अलग से लगा दूंगा। ठीक है, बट ये सेशन आपको मिस नहीं करने हैं। तो बच्चों ऐसे किसी भी सेशन को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक IIT जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट।